Yes, class. Lecture number 17, Contract Act, Module 2, Contract of Agency we have begun in our last lecture. Just a recap before we proceed further. Now see what agency is. Agent is a person who acts in place of another. So definition is very simple and very small one. A person employed to do an act for another. Person employed to do an act for another or to represent another in dealings with third person. So to put it in precise terms, agent खुद के लिए काम नहीं करता है, वो किसी और के लिए काम करता है. He is working on behalf of another person who empowers him, who delegates his powers, who is being represented, and that person जो अपॉइंट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, and the person who is working for him in his place is an agent. Okay. Then कॉन्ट्रेक्चुअल का टर्म्स आ गया. बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल रिक्विजिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड. सो कॉम्पिटेंसी when it comes to person who is appointing an agent, to principal must be a person competent to contract. Competent to contract means what? Number one, he must be a major, that is 18 years and above, completed 18 years of age. Then point number two, must be of sound mind, सही दिमाग का होना चाहिए. And number three, must not be disqualified by any law. Then who can be appointed as an agent? Even a minor can be appointed an agent, क्योंकि वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो उसका कॉम्पिटेंसी इज नॉट इन क्वेश्चन, बट एज फार एज पॉसिबल इट इज़ एडवाइजेबल दैट अ पर्सन हु इज़ अ मेजर ओनली शुड बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, क्योंकि जो माइनर है उसकी लाइबिलिटी नहीं रहती ना. उसी समबडी इज रिप्रेजेंटिंग मी. इफ समथिंग गोज रॉन्ग बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, ही मस्ट बी लाइबल टू मी, बिकॉज यू विल बी लाइबल टू थर्ड पर्सन. अगर मुझे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन के सामने और लाइबिलिटी इनकर कर रहा है, एंड इफ दैट इज अ रॉन्ग लाइबिलिटी, देन आई विल बी लाइबल बिकॉज वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ही विल नॉट बी लाइबल बीइंग अ माइनर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में कैसा है, देर इज नो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी. यू कैन नॉट पुट दैट माइनर टू एनी टू एनी डिसएडवांटेज. वो कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं कर सकता है. दैट इज अ डिफरेंस. देन कंसिडरेशन भी मैंने बताया था. इज कंसिडरेशन नेसेसरी? नो, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. अगर आप कंसिडरेशन के लेक्चर का वीडियो थोड़ा पीछे जाके देखो, इन दैट वी हैव डन सर्टन एक्सेप्शंस. व्हाट इज द रूल? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ वैलिड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज किया था. So to that rule that no consideration, no contract, exception is agency. A B के लिए एजेंट बन के काम करने को तैयार हो रहा है, he is ready to do that act, itself is an consideration. Then वो उसको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो फोकट में काम कर रहा है, that is not outlook of the law. A is ready and willing to work as agent of B, that itself is okay for agency. Then modes of creation we started, in which we have completed by implied authority. See, modes of creation of agency 4 है, वो टेबल भी मैं अपलोड करता हूँ. नंबर 1 इज implied authority, नंबर 2 इज बाय ratification, नंबर 3 इज बाय express authority. express authority मीन्स क्या है, आइदर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग, अपॉइंट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करके. एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, समटाइम्स इवन इफ पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड, the circumstances might be such that by efflux of law, by effect of law, by operation of law, ऑटोमेटिक कोई किसी का एजेंट बन जाता है. सो एम्प्लॉयड अथॉरिटी वी हैव कंप्लीटेड. उसमें 4 मोड्स आते हैं, 3 मोड्स आते हैं सॉरी. एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, देन एजेंसी बाय एस्टोपिल, एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी. ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. नाउ गोइंग फर्दर, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जिसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, एंड दैट लेक्चर वी कंप्लीटेड देयर. एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, सी रेटिफिकेशन इज समथिंग विच कैन बी सेड टू बी अ परमिशन गिवन आफ्टर दैट थिंग हैज हैपेंड. चीज़ पहले हो चुका है, अभी आप रेटिफाई करोगे, ठीक है, वी रेटिफाई, वी एक्सेप्ट. सो इट इज अ बैक डेटेड थिंग हैज हैपेंड, एंड रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हो रहा है उसको, ओके ठीक है, हो गया है ना, ठीक है. बिकॉज सी परमिशन लेके ही कोई चीज़ करना चाहिए, लेकिन रेटिफिकेशन में क्या होता है, वो चीज़ पहले ही हो गए, नाउ यू आर आफ्टर दैट थिंग हैज हैपेंड, यू आर एक्सेप्टिंग दैट, दैट इज रेटिफिकेशन. तो रेटिफिकेशन का एक बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ, जो एग्जाम में नहीं लिखना है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सी
आजकल लड़के लड़के लव मैरिज कर लेते हैं, घर पे बिना बताए भी कर लेते हैं कई बार। नाउ आइडियली शादी कैसे होनी चाहिए, दैट दोनों पार्टीज़ की रजामंदी है एंड दोनों घर वालों ने भी हाँ बोला एंड दे गो हेड विद द मैरिज। बिकॉज सी क्या होता है, शादी में दो इंसानों की नहीं, दो परिवारों की भी शादी होती है, वो भी एक साथ आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। सो कभी कभी क्या हो जाता है, ओके लड़की ने शादी कर ली है तो शुरू में ठीक है, इमीडिएटली सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। इमीडिएटली हर एक पेरेंट्स हैराट तो नहीं करेंगे कि जाके लड़की को या लड़के को मार दो शादी की है तो, कुछ सरफिरे लोग करते भी होंगे। ऑनर किलिंग्स के केसेस बहुत सारे होते हैं। लेकिन आइडियली क्या होता है, या तो मुंह नहीं दिखेंगे, कुछ लोग बहुत स्टेडी रहते हैं, ज़िंदगी भर मुंह नहीं देखने का बात करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद द आइस ब्रेक्स एंड यूजुअली उसका मैं आपको बताता हूँ, लड़की को जब भी लड़का होता है ना, समझो लड़की के माँ बाप है, तो उनको पोता जब भी हो जाता है तो वो टाइम पे वो लोग जाना आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सी वो चीज़ को ज़्यादा खींच के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आगे का हर एक चीज़ एंड एवरीबडी इज़ इन ट्रबल। सो दे से ओके ठीक है, अभी शादी कर ली है ना, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन वी विल ऑलवेज फाइंड इन इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड नेशंस में कोई भी ट्रीटी होती है ना, वो साइन हो जाती है एंड दैट हैज़ टू बी रैटिफाइड। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द नंबर 1 कंट्री, यूएन में सब चीज़ों में वो लोग आगे रहते हैं। दे विल फर्स्ट साइन दैट ट्रीटी एंड देन दैट हैज़ टू बी रैटिफाइड इन देयर सेनेट। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, यूएस में सेनेट होता है, सो सेनेट के सामने वो पास होना चाहिए। सो पहले ही साइन कर देते हैं एंड देन दे गेट इट रैटिफाइड फ्रॉम देयर सेनेट। दिस इज द डिफरेंस। सो रैटिफिकेशन, agency by ratification is when a person has done something without the knowledge or authority of the person on whose behalf it has been done. So अगर मैं हूँ, मेरे behalf पे कुछ चीज़ की जा रही है, I am not aware of that, I have not been told about that, लेकिन वो सामने वाला कर देता है and then retrospectively बाद में बोलता है अच्छा ठीक है किया है ना। Now see this is the time when you have to choose, either disown कर दो या तो सी क्या होता है ना, इफ़ यू एक्सेप्ट रैटिफाई करते हो देन यू आर एक्सेप्टिंग बोथ। वो जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें से अगर कुछ फ़ायदा होता है तो वो भी आपका, और नुकसान या लाइबिलिटी उठाते हो वो भी आपका। देन यू डोंट हैव इलेक्शन आफ्टर वंस यू चूज़। आपने एक बार रैटिफाई करते हो तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सिर्फ फ़ायदा लूँगा, मुझे नुकसान नहीं चाहिए, आई विल एक्सेप्ट ओनली द बेनिफिट, लाइबिलिटी आई विल नॉट एक्सेप्ट, दैट विल नॉट डू। यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग और यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। तो रैटिफाई करो ही मत। सो वंस यू रैटिफाई something that has been done, I read it again. Agency by ratification is when a person has done something without the knowledge or authority of the person or on whose behalf it has been done, and subsequently the person on whose act has done that act was done accepts the same either expressly or impliedly. Now see example, A without B authority lends B's money to C. तो बी का पैसा ए ने सी को उधार दे दिया, क्या धंधा है ना, एट 6% पर एनम इंटरेस्ट। बी एक्सेप्ट्स द इंटरेस्ट फ्रॉम सी। सो नाउ यू हैव एक्सेप्टेड इंटरेस्ट, तो क्या हो गया, यू हैव एक्सेप्टेड द ट्रांजैक्शन ऑल्सो। सो दिस इज रैटिफिकेशन। वरना उसी टाइम पे नाम कर दो और उसको बोलो मुझे मेरे पैसे इमीडिएटली वापस चाहिए। ओके, देन रूल्स ऑफ रैटिफिकेशन। देयर आर 10 रूल्स ऑफ रैटिफिकेशन। अगर रेटिफिकेशन पे फुल लेंथ क्वेश्चन आता है तो ये 10 रूल्स आपको लिखने हैं। नंबर 1, फुल नॉलेज। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। सो हर एक नॉलेज होने के बाद में यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन ओनली एक्सेप्ट, बिकॉज हाफ नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। कोई भी फील्ड में आप देखो, आधा अधूरा ज्ञान होना ज्ञान नहीं होने से बेटर है, बहुत खतरनाक है। सो बेटर आइदर यू बी वेरी नॉलेजेबल और बी टोटली नॉलेजलेस, लेकिन हाफ वे नॉलेज इज वेरी डेंजरस एट टाइम्स। सो नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। देन नंबर 2, second rule, no damage to third party. Any act which has effect of subjecting a third person to damages or damages means what, नुकसान, or terminating any rights or interests of a third person cannot be ratified. So आप कुछ चीज़ एक्सेप्ट करके किसी और का नुकसान नहीं कर सकते हो। खुद का करो दैट इज ओके, लेकिन दूसरे का नहीं कर सकते हो। देन होल ट्रांजैक्शन, द रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड फॉर द होल ट्रांजैक्शन। एज आई टोल्ड यू कि यू कैन चूज। आप पूरा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हो तो फ़ायदा भी आपका, नुकसान भी आपका, देन यू कैन चूज।
Once you accept, then you can't say that नहीं मुझे फ़ायदा चाहिए, नुकसान मैं नहीं उठाऊंगा. No, दोनों उठाओगे. So you accept the whole transaction. There cannot be acceptance in piecemeal कि थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया. That is not done. So first rule, with full knowledge. Then second, no damage to third party. Third, whole transaction has to be accepted. Then number 4, an act on behalf of another person. The act done by agent on behalf of another person can only be ratified. खुद का चीज़ किया हुआ रेटिफाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. Thus the act done by agent in his own name cannot be ratified. खुद के लिए किया हुआ चीज़ वो खुद के लिए किया, वो कोई रेटिफाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. So something A is doing on behalf of B, then B has to ratify it. So necessary that the act must be on behalf of another person. Then the fifth rule, existence of principle. The principle must be in existence at the time when act is done in his name. So अगर कोई मेरे बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है और वो काम करने के टाइम पे मेरी मौत हो चुकी है, आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस एट ऑल, that cannot be ratified. क्योंकि रेटिफाई वही आदमी कर सकता है. Then 6, contractual capacity. The principal must have contractual capacity both at the time of contract and at the time of ratification. That is the reason why minor's agreement cannot be ratified. See, minor basically incompetent है, disqualified है. So when he is entering into a contract, he has no competency at all. So that cannot be ratified also. क्योंकि क्या है, देखो रूल क्या है, that contractual capacity must be there at both the times, at the time of entering contract and even at the time of ratification. Then rule number 7, within reasonable time. The ratification must be done within a reasonable time, otherwise it will not be binding. Otherwise it will not be binding. Then 7, lawful acts. Only those acts which are lawful can be ratified. That is the rule. कोई भी सी हमने इसमें ही देखा था, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे देखा था दैट एवरी एग्रीमेंट टू बी लीगल एंड वैलिड, उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, द पर्पस फॉर विच दैट एग्रीमेंट इज बीइंग डन. सो लॉफुल एक्ट्स ओनली कैन बी रैटिफाइड. देन 9, एक्ट्स विद प्रिंसिपल्स पावर. Only those acts which are within the principal's power can be ratified. Thus, an act which is beyond the competence of principal cannot be ratified. अभी देखो, अगर कोई एजेंट मेरा फ्लैट बेचेगा तो वो मेरा होना चाहिए. आई मस्ट बी द ओनर एंड आई माई सेल्फ मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेल इट. वरना क्या है, एजेंट जो है उसने मेरे बिहाफ पे सेल कर दिया एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय मी, दैट इज ओन्ड बाय माई ब्रदर. तो आई कैन नॉट रेटिफाई दैट एक्ट. क्योंकि मेरा कॉम्पसी, कैन आई सेल माई ब्रदर्स फ्लैट? आंसर इज नो. जिसका प्रॉपर्टी वही बेच सकता है. सो टू दैट एक्सटेंट वो कैपेसिटी नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है. एक्ट्स विद इन प्रिंसिपल्स पावर. सो समथिंग विच इज बियॉन्ड पावर, दैट कैन नॉट बी रैटिफाइड. देन कम्युनिकेशन. द रैटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी. तो वो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेशन होना चाहिए दैट आई एम रैटिफाइंग इट. ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, माइंड में रख के कोई फायदा नहीं. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. गो टू द वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू विल कम टू नो दैट. ओके, सो दीज आर द रूल्स. आई विल जस्ट गो थ्रू द रूल अगेन. खाली हेडिंग पढ़ता हूँ. रूल्स फॉर रेटिफिकेशन. नंबर 1, फुल नॉलेज. नंबर 2, होल ट्रांजैक्शन कैन बी रेटिफाइड. पार्ट या पीसबिल में नहीं हो सकता है. देन नंबर 3, नो डैमेज टू थर्ड पार्टी. रेटिफिकेशन करके किसी थर्ड पार्टी को डैमेज नहीं कर सकते हो. देन 4th, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. सो रेटिफिकेशन के पहले वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट द एक्ट मस्ट बी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. जो खुद के लिए किया हुआ है वो रेटिफाई करने का क्वेश्चन नहीं खड़ा नहीं होता है. देन 5th, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. देन 6th, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल. Contractual capacity has to be there at both times, at the time of entering contract as well as at the time of ratification. Then 7, within reasonable time. The ratification must be within reasonable time. What is reasonable time? There is no hard and fast rule, but reasonable time, within appropriate time. Then 8, lawful acts. Only lawful acts can be ratified, not rectified, sorry. Then 9, acts within principal's power. So जो मेरे पावर में है वही मैं रेटिफाई भी कर सकता हूँ. इट कैन नॉट बी बियॉन्ड दैट.
And last one, communication. That ratification also has to be communicated so that it should be binding. Okay, so rules of ratification complete. Then agency by express authority. एक्सप्रेस अथॉरिटी में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ वो मेरा एजेंट है. आइदर आई एम सीइंग दिस ओरली और इन राइटिंग, दैट एजेंट विल शो यू दैट दिस इज माई अपॉइंटमेंट लेटर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दिस इज द लेटर बाय विच आई हैव बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट. तो वो पॉसिबल है एंड वेरी क्लियर एंड द बेस्ट वे. देन उसका बेस्ट एग्जाम्पल विल बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी. Then agency by operation of law. It is said to arise when law treats one person as agent of another. It is said to arise where law treats one person as agent of another. Every partner is an agent of every other partner. ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा. Then going further, types of agent या kinds of agent. तो अगर क्वेश्चन आता है what are the kinds of agents या what are the different types of agent, answer will be same. कंफ्यूज होना नहीं है. सो वन एंड द सेम थिंग, काइंड्स ऑब्लिक टाइप्स ऑफ एजेंट्स. Okay, 6 types of agents are there. Now let us see what those types or kinds of agents are. Number 1, general agent. A general agent is one who has authority to do all acts in the ordinary course of trade or profession. The authority of a general agent is continuous unless it is terminated. So वो जो agency है उसको terminate करने तक that agent will have powers. Manager of a firm, manager of a bank, manager of a company. Manager कौन होता है? Agent होता है. He deals with third persons and brings about contractual relationship. Contract enter करता है on behalf of the bank or company or any firm which he is representing and he brings a relationship between his contract and that person. कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन से करवा रहा है. यूजुअली पेपर्स आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, थोड़ा पेपर निकाल के देखो, उसमें कभी कभी रहता है नोटिसेस एंड टेंडर का एक अलग कॉलम होता है, अलग पेज होता है इंटरनल पेज में, वेयर दे गिव यू नो ये सब नोटिस पब्लिश होता है विथ फोटो. दिस पर्सन वॉज मैनेजर इन आवर एम्प्लॉयमेंट and for some reasons we have terminated his service and therefore public at large is given notice that please do not this person on behalf of us. उसका authority हमने cancel कर दिया है. And if anybody deals with him that will be at your own risk, at your own cost. then हमको बाद में मत दोष दो, हम पहले तुमको इन्फॉर्म करेंगे हमने उसको निकाल दिया है. नहीं तो यू कैरी दैट इम्प्रेशन. एक साल बाद भी आदमी आपको मिलेगा यू नो अरे हाँ ये बैंक का मैनेजर है, तो आप बैंक के हिसाब से कुछ करना चाहो तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो जनरल एजेंट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ एजेंट हु इज अपॉइंटेड विदाउट एनी एक्सपायरी डेट एंड उसका टर्मिनेशन करना पड़ता है. अगर आप उसका एजेंसी कैंसिल करना चाहते हो दैट हैज़ टू बी स्पेसिफिकली टर्मिनेटेड. अ जनरल एजेंट इज वन हु हैज़ अथॉरिटी टू डू ऑल एक्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन. The authority of general agent is continuous unless it is terminated. तो termination लगता है. Manager of a firm, principal binds his principal by doing everything required for carrying on business of the firm. So he is representing the firm. Then second kind, special agent. It is also known as particular agent. So special या particular, one and the same thing. He is appointed to do a specific act for the principal. The agent's authority is limited. एक बार जो कुछ भी काम करने को बोला है एजेंसी में वो हो गया, एजेंसी ख़त्म हो गया. बेस्ट एग्जाम्पल इज यू नो अपॉइंटिंग समबडी एज अटॉर्नी फॉर सेलिंग योर फ्लैट. समझो मेरा भाई है जो दिल्ली में रहता है एंड ही हैज़ अ फ्लैट इन थाने विच नाउ ही वॉन्ट्स टू सेल. तो वो दिल्ली से नहीं आ सकता है. तो what he can do, he can execute a power of attorney in my favor और वो बेचने का राइट्स मुझे दे सकता है. सो मोमेंट मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी यूज़ करके आई सेल हिज फ्लैट और उसके पैसे उसको आ गए, मेरी पावर ऑफ अटर्नी ख़त्म हो गई. माई स्कोप, माई फंक्शंस come to an end and that power of attorney ends automatically.
तो ये पावर ऑफ अटर्नी टर्मिनेट नहीं करनी पड़ती है, ये एजेंसी कैंसिल नहीं करनी पड़ती है. दैट इज फॉर अ लिमिटेड पर्पज, एंड वंस दैट पर्पज इज accomplished, एजेंसी विल कम टू एन एंड. देन थर्ड, सब एजेंट. A sub-agent is a person who is employed by the original agent and who acts under control of original agent. So उसको एजेंसी A ने B को अपॉइंट किया एजेंट एंड B ने C को अपॉइंट किया. Now who is appointing C? It is B. So B is the agent. B को किसने अपॉइंट किया है? A ने अपॉइंट किया है. So there is no contractual relationship between A and C. C को किसने अपॉइंट किया? B ने अपॉइंट किया. So he remains under control of B. That is the meaning of sub-agent. Agent का agent, you can put it that way. A sub-agent is a person who is employed by the original agent and who acts under the control of the original agent in the business of agency. Thus, a sub-agent is agent of the original agent. As between the original agent and sub-agent, the relationship is that of principal and agent. So, वो लोग principal and agent हो गए. A ने B को अपॉइंट किया, B ने C को अपॉइंट किया. A ने B को अपॉइंट किया, so principal A, agent B हो गया. Now B is appointing C. तो B प्रिंसिपल हो गया, C एजेंट हो गया, लेकिन किसका? B का, नॉट A का डायरेक्टली. When the sub agent is properly appointed, the principal is liable for the acts of the sub agent. तो लाइबिलिटी तो रहेगी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन डायरेक्टली नहीं है. सो क्या होता है, सी एट टाइम्स द स्कोप ऑफ द एजेंसी डिटरमाइन किया जाता है. तो उसमें मैं पहले ही बोलता हूँ कि तुम सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हो, जो भी करना है तुमको करना है. इन सच केस सब एजेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एंड आई कैन नॉट बी लायबल, क्योंकि वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा है. लेकिन अगर यू आर अलाउिंग सम पर्सन टू अपॉइंट सब एजेंट, आपका लाइबिलिटी तो आएगा ही. ओके, सो दैट इज अबाउट सब एजेंट. Then fourth, substituted agent. Now see, sub agent और substituted agent sound same, लेकिन फर्क है. Sub agent means what? Agent agent को appoint कर रहा है. So A is appointing B as his agent and B is appointing C as agent of B. यहाँ पे क्या हो रहा है? Substituted agent मतलब एक की जगह दूसरा आ रहा है. So A will appoint B and B will substitute C. So C agent बन जाएगा, B निकल जाएगा. That is the difference between sub-agent and substituted agent. A substituted agent is a person who is named by the agent holding an express or implied authority to name another person. तो ये स्कोप होना चाहिए. ओके, जरूरत पड़े तो तुम किसी और को एजेंट अपॉइंट करो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. Such a person is an agent of the principal for such part of business of the agency and entrusted to him. तो क्या हो रहा है? A B को अपॉइंट करता है and he gives him power that okay, if required you can appoint some other person in your place. Now B uses this power and appoints C in his place. So C will become agent of A. So A will remain the principal and C will become the agent. ये फर्क है. Here the agent has to exercise the same amount of prudence. Prudence means what? अक्कल, होशियारी, which a man of his expertise would exercise in his own case. तो आप जैसे खुद की चीज़ संभाल के करते हो, दूसरे का भी आपको उसी तरीके से करना है. If done so, the principal is liable for the act of the substituted agent. Then co-agents, fifth, co-agents मतलब दो लोगों को एक साथ अपॉइंट करते हो. Where two or more persons are appointed as agents by the principal to act as such jointly or severally. Jointly और severally का मतलब क्या होता है? अभी A, B और C को अपॉइंट कर रहा है एज एजेंट. सो नाउ A हैज़ अपॉइंटेड B एंड C who can function jointly एक साथ, या B अलग से C अलग से severally भी काम कर सकता है. That is the meaning of the term jointly and severally. They are called co-agents. Then sixth, ये थोड़ा सा बड़ा है, mercantile agent, also called as commercial agent. Mercantile agent is an agent who has authority either to sell goods or buy goods or raise the money on the security of the goods on behalf of his principal. So क्या क्या आ गया देखो. Mercantile agent is an agent who has authority either to buy goods, sell goods
और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, तो सिक्योरिटी के तौर पे आप गुड्स दे के भी पैसा उठा सकते हो। देन सी उसके भी टाइप्स है आगे मर्केंटाइल एजेंट्स के। देर आर सम टाइप्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स, ऑलमोस्ट 7 आर देयर। नंबर 1, broker. A broker is one who negotiates and makes contracts between the principal and third party for which he receives consideration, called as brokerage, dalali. He is not entrusted with the possession of the goods and hence he cannot exercise right of lien. He also does not have authority to sell goods in his own name. Lien क्या होता है ये आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के टाइम पे बताऊंगा। ओके, सो सी ब्रोकर, अभी देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्रोकर का कौन सा है, जो शेयर मार्केट में बेचते हैं ना ये शेयर्स या डिबेंचर्स, वो ब्रोकर होता है। या इस्टेट एजेंट ले लो, रियल एस्टेट एजेंट, वो क्या करता है, वो ब्रोकर होता है, कमीशन के लिए काम करता है। तो मुझे मेरा फ्लैट सेल करना है, आपको फ्लैट लेना है, उसके पास दोनों के नाम होते हैं, तो वो क्या करता है, मेरा जो फ्लैट बेचने का है वो आप जो खरीदना चाहते हो उन दोनों को दिखा देते हैं कि ये देखो ये फ्लैट है, देख लो। एंड देन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज हो जाता है, दे विल चार्ज देयर ब्रोकरेज ऑन दैट, तो उसको दलाली भी बोलते हैं, दैट ही विल गेट सेपरेटली। सो राइट नाउ करंट मार्केट प्रैक्टिस 1% इज द ब्रोकरेज फॉर रियल इस्टेट। तो अगर 1 करोड़ का फ्लैट बिका तो 1 लाख रुपए ब्रोकरेज का बनता है। ब्रोकर। देन सेकंड फैक्टर, he is a mercantile agent entrusted with possession of the goods with discretionary authority to sell, pledge or create any rights on the goods with third person. Sell मतलब बेच देना, pledge मतलब गिरवी रख के पैसे उठाना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर। pledge pawn एक ही हो गया। और create any right on the goods with third person. He can exercise right of general lien. lien क्या होता है आपको बाद में बताता हूँ, खाली बोलता हूँ lien क्या होता है कि जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे आपको आपका माल नहीं दूंगा, दैट इज लीन, राइट टू नो पजेस दैट थिंग। देन थर्ड, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट, ही इज अ मर्केंटाइल एजेंट हु बाइज और सेल गुड्स फॉर द बायर और सेलर एंड रिसीव्स कमीशन, तो कमीशन के लिए काम करता है। ही मे और मे नॉट हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो गुड्स उसके पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बेचना और खरीदना दोनों काम वो करता है, एंड ही गेट्स कमीशन फॉर दैट। ही मे और मे नॉट हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स, हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंड अपॉन हिज एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कमीशन एजेंट इज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो काम करते हैं ना LIC में, इंश्योरेंस का। अभी देखो आपकी लाइफ इंश्योर करनी है, इतना पैसा पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास कौन लेके आता है, वो जो कमीशन एजेंट है वो लेके आता है। हु इज़ एजेंट, LIC एजेंट। और वो क्या करता है, आपका लाइफ इंश्योर कर रहा है, आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाल के, सो उसके पैसे किसको जाते हैं, इट गोज़ टू द कंपनी, टू द इंश्योरेंस फर्म, एंड हु इज़ इंश्योर्ड, यू आर इंश्योर्ड, तो दोनों का फ़ायदा होता है। तो बीच में दे गेट सम कमीशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देन नेक्स्ट टाइप, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मालूम है, जो नीलामी होती है, पिक्चर में या कहीं देखा होगा ना, नीलाम हो गया, मराठी त्याला लिलाव म्हणतात, बिक गया, सब कुछ बिक गया, कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो बेचना पड़ेगा, तो वो जो बेचने का जो काम करते हैं ना, आइडियल उनके हाथ में हथौड़ा होता है, एंड दे गिव अ कॉल, बोली लगाते हैं, बोली कि ये चीज़ बेचनी है, इसकी कीमत इतनी रखी है, मिनिमम प्राइस ये है। तो सामने से जो बिडर्स होते हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन, देन दे विल बिड कि इतने पैसे उतने पैसे। वो मूवी में देखा होगा ना, ये चीज़ 50 लाख में बेचनी, आप बोली लगाओ, तो सामने से कोई बोलता है 60 लाख, कोई बोलता है 70 लाख, एंड देन समझो 70 लाख के ऊपर कोई और, तो बोलते हैं ना, और भी कोई कुछ लगाना चाहता है, बोली नहीं, तो 70 लाख 1, 70 लाख 2, और कोई नहीं तो 70 लाख 3, एंड देन ही पुट्स दैट हैमर डाउन। तो वैसे एक लकड़ी का हथौड़ी होता है, दैट इज़ अ सिग्नल दैट वंस दैट इज बैंग, सेल फाइनल हो गया, एंड देन नोबडी कैन फर्दर बीड ऑन इट, न कम न ज़्यादा। दैट इज ऑक्शनियर। देन फिफ्थ, डील क्रेड एजेंट। डील क्रेडर एजेंट is an agent who, in consideration of extra remuneration called del creder commission, guarantees to his principal that the third party with whom he enters into the contract shall perform his obligation. So एक किस्म का गारंटी भी देता है वो।
He further undertakes to be liable in the event of non-performance by the third party. However, his liability is secondary. तो गारंटी में लाइबिलिटीज हमेशा सेकेंडरी. समझो अभी देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ एंड बी गिव्स गारंटी दैट यू नो सी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर सी फेल हो गया तो उसका मैं डिस्चार्ज कर दूंगा. तो सी फेल हो गया तो डायरेक्टली नहीं. सो लाइबिलिटी इज ऑलवेज सेकेंडरी. फर्स्ट लाइबिलिटी विल बी ऑफ सी के वो ए को लाइबल है, एंड अगर उसने लाइबिलिटी पर डिस्चार्ज कर दिया, नो क्वेश्चन ऑफ बी कमिंग इनटू पिक्चर. बट इफ सी फेल्स देन बी विल कम इनटू पिक्चर. जो गारंटर या श्योरिटी होता है वो. सो डेल क्रेडिट एजेंट. देन सिक्स्थ इज बैंकर. बैंक में जो काम आप देखते हो, जनरली द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर. However, when the banker buys or sells securities, collects checks, dividend, etc. on behalf of his customer, he acts as an agent. अभी देखो, मैंने कुछ हाउस होल्ड आइटम्स है वो लोन के ऊपर लिया हुआ है. EMI जो रहता है ना, 0% EMI वैसा लिया हुआ है, एंड उसका हर महीने पैसा कट होता है. नाउ सी देर इज़ अ ECS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से वो EMI डायरेक्टली बैंक में मेरे जमा हो जाता है एंड माई अमाउंट इज़ डिडक्टेड. सो मेरे अकाउंट में से 2500 जो चीज़ मैंने ली है, टीवी होगा, फ्रिज होगा, LCD टीवी होगा या कुछ और होगा, समझो गाड़ी लिया हुआ है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसका भी EMI जाता है. सो क्या होता है, वो बैंक वर्क्स एज योर एजेंट. सो आपके इसमें से डिडक्ट करके उनको पैसे बैंक पहुँचाता है. सो इट इज़ वर्किंग एज एन एजेंट बैंकिंग. सो कलेक्शन का भी काम करती है बैंक और पेमेंट का भी काम करती है. एंड देन सेवंथ, इंडेंटिंग एजेंट्स. इंडेंटिंग एजेंट्स इज कॉल्ड एज एन इंडेंटर. ही इज एजेंट हु वर्क्स फॉर अ कमीशन, प्रोक्योर्स अ सेल और परचेस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल विथ अ मर्चेंट अब्रॉड. तो बाहर US में कोई बैठा है या कोई दूसरे कंट्री में बैठा है, उसके साथ वो डील करता है. दैट इज एन इंडेंटिंग एजेंट. ओके. So types of agent is covered. What is the extent of agent's authority? Then how the authority of an agent is terminated? That we see in the next lecture. So we will continue next lecture. And actually sorry for being late today uploading the second video, because what happened, घर में पूजा थी, घर में नवरात्रि बैठा है, तो आज घटस्थापना है, तो सगळ्यांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. Next lecture we will continue with the authority of an agent.